हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम जीएसटी का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोजिशन स्कीम एंड सिंप्लीफाइड स्कीम। ठीक है, तो जीएसटी में जो कंपोजिशन स्कीम है और जो सिंप्लीफाइड स्कीम है उसके बारे में आज हम पूरा पढ़ेंगे। हिंदी में इसे हम कहेंगे सम्मिश्रण, हिंदी में कहेंगे सम्मिश्रण एवं सरलीकृत योजना। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? सम्मिश्रण एवं सरलीकृत योजना। अब देखिए क्या है ना, आपको पता है कि जीएसटी का जो प्रोसीजर है, ठीक है, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और जिसकी वजह से जो एक छोटा बिजनेसमैन होता है उसको ये सारी प्रोसीजर फॉलो करने में बहुत कॉम्प्लिकेसी लगती है। ठीक है, इसीलिए जीएसटी में जो बिल्कुल छोटे व्यापारी हैं जिनका जो टर्नओवर है, ठीक है, जिनका टर्नओवर की अगर हम बात करें, जिनका टर्नओवर क्या है, लेस देन 20 लाख, ठीक है, लेस देन 20 लाख की बात करें और लेस देन 40 लाख, ठीक है, ये दोनों सीमाएं अलग अलग जगह पे लागू होगी। तो हम ये कहते हैं कि जिनका जो टर्नओवर है वो 20 लाख से कम है या फिर 40 लाख से कम है, तो उनको जीएसटी के अंदर क्या दे दी गई है? रजिस्ट्रेशन से मुक्ति दे दी गई है। ठीक है, मतलब पंजीकरण करवाने से उन्हें मुक्ति दे दी गई है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं उनको रजिस्ट्रेशन से क्या दी गई है? मुक्ति दी गई है, मतलब उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बात हमें पता है। अब हम बात करते हैं कि उनको रजिस्ट्रेशन से मुक्ति दे दी, तो जब उनको रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाना तो आगे जीएसटी का प्रोसीजर भी फॉलो नहीं करना है। ठीक है, लेकिन कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जिनका जो टर्नओवर की अगर हम बात करें तो उनका टर्नओवर क्या होता है? उनका जो टर्नओवर है वो क्या होता है? 20 लाख से और 40 लाख से क्या हो? अधिक हो। ठीक है, कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जिनका जो टर्नओवर है वो 20 लाख और 20 लाख रुपए से तो अधिक होता है, परंतु कितना? 1.5 करोड़। ठीक है, 1.5 करोड़ से क्या होता है? कम होता है। तो वो भी क्या होते हैं? छोटे बिजनेसमैन ही माने जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जिनका टर्नओवर 40 लाख से कम है उनको तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाना, तो आगे प्रोसीजर भी फॉलो नहीं करना। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर किसी का टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा हो या 40 लाख से ज़्यादा हो, लेकिन 1.5 करोड़ से क्या हो? 1.5 करोड़ से क्या हो? कम हो, तो ऐसे जो बिजनेसमैन है या ऐसे जो सप्लायर है उनके लिए कौन सी स्कीम आई है? उनके लिए आई है कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, उनके लिए क्या आई है? कंपोजिशन स्कीम आई है। ठीक है, उनके लिए कंपोजिशन स्कीम आई है क्योंकि देखिए उनका जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से कम है और उनको भी इतना जो ये जीएसटी का प्रोसीजर है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, वो फॉलो करना पड़ जाता है। तो इसलिए उनको भी क्या दी गई है? एक राहत दी गई है और उस राहत को ही हम क्या कहेंगे? कंपोजिशन स्कीम कहेंगे। मतलब अब इस स्कीम के अंदर ऐसा होगा कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो उन्होंने करवा दिया, ठीक है, क्योंकि उनकी जो लिमिट है वो 40 लाख रुपए से और 20 लाख रुपए से क्या है? ज़्यादा है। लेकिन आगे जो जीएसटी का पूरा टैक्स पेड करने का जो प्रोसीजर है वो लोग वो फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें क्या मिल गई है? उन्हें कंपोजिशन स्कीम मिल गई है। और इस स्कीम के अंदर वो या तो @1% जो टैक्स होता है, ठीक है, @1% टैक्स का जो है पेमेंट करके क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। ठीक है,
मतलब 1% एक ऐसी रेट रखी गई है और होटल और रेस्टोरेंट की कंडीशन में 5%, तो ये जो टैक्स है वो पेमेंट करके फ्री हो जाते हैं, उन्हें ज़्यादा लंबी प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना होता है। ठीक है, तो कंपोजिशन स्कीम ये कह सकते हैं कि जिनका जो टर्नओवर है 20 से ज़्यादा लेकिन 1.5 करोड़ से कम है तो वो कंपोजिशन स्कीम को ले सकते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि एक फिक्स % से टैक्स पेड करके जीएसटी की पूरी प्रोसीजर से बचा जा सकता है। ठीक है, ज़्यादा उन्हें लंबी प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो प्रोविज़न है कंपोजिशन स्कीम के वो क्या है। ठीक है, तो इसके प्रोविज़न की अगर हम बात करें प्रोविज़न ऑफ कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, तो कंपोजिशन स्कीम के क्या प्रोविज़न है उसकी अगर हम बात करें तो उसके अंदर पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या आ जाता है, पॉइंट नंबर फर्स्ट इसके अंदर आ जाता है बेसिस ऑफ कंपोजिशन टैक्स। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट आ जाता है बेसिस ऑफ कंपोजिशन टैक्स, मतलब इसका आधार क्या है कंपोजिशन का, सम्मिश्रण का आधार क्या है। तो सम्मिश्रण के आधार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुल आवर्त क्या कहेंगे हम, टोटल टर्नओवर की बात करेंगे। किस चीज की, टोटल टर्नओवर की। टोटल टर्नओवर की बात करेंगे कि अगर किसी का जो टोटल टर्नओवर है वो क्या हो, लेस देन 1.5 करोड़ हो। ठीक है, अगर किसी का जो टोटल टर्नओवर है वो लेस देन 1.5 करोड़ हो तो वो इस स्कीम के अंदर आ सकता है, वो इस स्कीम का फायदा ले सकता है। ठीक है, ये बात यहाँ पे बताई गई है। अब देखिए इसका जो बेसिस है ना, मेन बेसिस, वो किसे बनाया गया है, टोटल टर्नओवर को बनाया गया है। किसे बनाया गया है, टोटल टर्नओवर को बनाया गया है कि अगर किसी पर्सन का टोटल टर्नओवर जो है वो अगर 1.5 करोड़ तक रहता है तो वो क्या कर सकता है, एक फिक्स % से, जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें 1%। ठीक है, किसकी बात करें, 1% की बात करें, 1% ऑन टोटल टर्नओवर, टोटल टर्नओवर की बात करें तो 1% ऑन टोटल टर्नओवर टैक्स को पेड करके इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। ठीक है, ये बात यहाँ पे आ जाती है। तो ये है बेसिस ऑफ कंपोजिशन टैक्स, उसका आधार क्या है, टोटल टर्नओवर है। टोटल टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो कोई व्यक्ति या कोई सप्लायर क्या कर सकता है, इसका फायदा उठा सकता है। ठीक है, अब सेकेंड अगर हम बात करें तो सेकेंड हम किसकी बात करेंगे, सेकेंड बात करेंगे रेट की। ठीक है, सेकेंड हम बात करेंगे कि इसकी रेट क्या है, कंपोजिशन स्कीम की जो रेट है टैक्स पेड करने की वो रेट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट हम ले लेते हैं टैक्स की रेट। ठीक है, अगर कंपोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स का पेमेंट करना है तो इसकी रेट क्या होगी। ठीक है, तो देखिए इसकी बात करें हम रेट की, तो रेट जो है वो सबसे पहले हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरर के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरर के लिए। मैन्युफैक्चरर के लिए बात करेंगे, फिर बात करेंगे हम रेस्टोरेंट सर्विस वालों के लिए। रेस्टोरेंट सर्विस के लिए, फिर हम बात करेंगे अदर सप्लायर्स के लिए। ठीक है, तो ये तीन जो तरीके हैं या तीन हम कह सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरर के लिए अगर देखिए हम रेट की बात करें
तो प्रीवियस रेट और अभी की रेट, करंट रेट की बात करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए पहले प्रीवियस रेट क्या थी और अब क्या है, ठीक है। तो देखिए अब मैन्युफैक्चरर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर के लिए जो प्रीवियस रेट है वो कितनी थी कंपोजिशन के अंदर टैक्स का पेमेंट करने की, ये रेट थी आपके 1%। कितनी थी? 1% थी, ठीक है। और अगर हम रेस्टोरेंट सर्विस वालों के लिए बात करें तो उनके लिए कितनी थी? उनके लिए थी 2.5%। कितनी थी? 2.5%। और अदर जो बिजनेसमैन है उनकी अगर हम बात करें तो उनके लिए ये रेट थी 0.5%, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको कि पहले जो इनकी रेट थी वो कितनी थी? 1%, 2.5% और 5%, ठीक है। मैन्युफैक्चरर के लिए 1%, रेस्टोरेंट सर्विस के लिए 2.5% और अदर सप्लायर्स के लिए 0.5% थी, ठीक है। ये पहले थी कि इस पेमेंट से, इस रेट से क्या करना है, उनको कंपोजिशन टैक्स का पेमेंट करना है। फिर इसके बाद में ये जो टैक्स रेट है वो चेंज कर दी गई, ठीक है। कब से चेंज कर दी गई है? ये 2019 से चेंज की गई है, ठीक है। ये जो रेट है ये आपकी चेंज की गई है 2019 में, 18-19 में, ठीक है। तो अब जो करंट में जो रेट चल रही है वो क्या चल रही है? तो वो अभी चल रही है, देखिए कितनी है, ये है 0.5%, ठीक है। कितनी है? 0.5%। ये तो 2.5% ही है अभी भी, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये भी कितनी है? 0.5% है, ठीक है। तो पहले जो ये 1% थी, अब वो करंट में कितनी कर दी गई है? मैन्युफैक्चरर के लिए 0.5% कंपोजिशन टैक्स के अंदर रेट की बात करें तो। और रेस्टोरेंट सर्विस की बात करें तो पहले भी 2.5% थी और अब भी 2.5% है। और अदर सप्लायर की बात करें तो पहले भी 0.5% थी और अभी भी कितनी है? 0.5% ही है, ठीक है। तो ये बात हमने यहाँ पे क्लियर कर ली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो टोटल टर्नओवर है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं टोटल टर्नओवर की, पॉइंट नंबर 3 में। ये टोटल टर्नओवर किससे बन सकता है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए टोटल टर्नओवर जो है, तो इस टोटल टर्नओवर के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए टोटल टर्नओवर में अगर कोई सप्लायर है, ठीक है, जो सप्लायर होता है, जो सप्लायर होता है वो किस किस चीज की सप्लाई कर सकता है? तो वो सप्लाई कर सकता है किसकी? गुड्स की, ठीक है, एंड सर्विसेज की सप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये बात हमें पता है कि कोई पर्सन गुड्स की या उसकी सप्लाई कर सकता है, ठीक है, सर्विसेज की। तो अब इसमें देखिए गुड्स की भी कर सकता है अलग से और सर्विसेज की भी कर सकता है, और किसकी कर सकता है? बोथ, दोनों की कर सकता है, ठीक है। या तो वो किसकी करेगा? या तो वो करेगा किसकी? गुड्स की, ठीक है, या फिर वो करेगा सर्विसेज की, या फिर क्या करेगा? दोनों, ठीक है। तो सप्लायर जो है ऐसे सर्विसेज, ऐसे जो है सप्लायर सप्लाई कर सकता है गुड्स की भी या सर्विसेज की। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात यहाँ पे नहीं बताई थी कि कंपोजिशन स्कीम जो है वो स्पेशली किसके लिए एप्लीकेबल है? गुड्स के लिए, ठीक है। जो गुड्स की जो सप्लाई करते हैं ना उनके लिए है, और जो सिंप्लीफाइड स्कीम है वो किसके लिए है? वो है सर्विसेज के लिए, ठीक है। वो किसके लिए है? सर्विसेज के लिए है। तो ये बात अभी आपको पता चल गई है, ठीक है। अब हम इस टर्नओवर में बात करते हैं। तो देखिए कुछ पर्सन क्या होते हैं कि कुछ जो सप्लायर होते हैं वो गुड्स की भी सप्लाई करते हैं और सर्विसेज की भी सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन ऐसा है जो सिर्फ क्या करता है? गुड्स की सप्लाई करता है,
ठीक है, तो वो इसके अंदर क्या आ जाता है, एप्लीकेबल हो जाता है कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए। ठीक है, जो टर्नओवर बताया गया है, जैसे टोटल टर्नओवर तो आपको पता ही है कितना होना चाहिए, टोटल जो टर्नओवर है उसकी अगर हम बात करें तो वो मैंने बताया है 1.5 करोड़। ठीक है, अब इस 1.5 करोड़ में अगर सिर्फ और सिर्फ किसकी सप्लाई आ रही है, सिर्फ और सिर्फ किसकी सप्लाई आ रही है, गुड्स की आ रही है। ठीक है, तब तो वो एप्लीकेबल है। ठीक है, और अगर बात करें कि उसके साथ में वो गुड्स और नहीं एंड करते एंड सर्विसेज। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट तो ये हो जाता है, पॉइंट नंबर सेकंड ये हो जाता है, तो वो गुड्स और सर्विसेज दोनों की सप्लाई करता है। ठीक है, बोथ की बात करें, दोनों की सप्लाई करता है, तो यहाँ पे टोटल टर्नओवर में हमें ध्यान रखना है कि उसकी जो सर्विसेज की सप्लाई है, ठीक है, उसकी जो सर्विसेज की जो सप्लाई है, सर्विसेज की सप्लाई वो 5 लाख और 10% ऑफ टोटल टर्नओवर। ठीक है, तो उसकी जो सर्विसेज की सप्लाई है ना वो 5 लाख या फिर 10% ऑफ टोटल टर्नओवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो किस में आ जाएगा, वो सिंप्लीफाइड स्कीम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो कंपोजिशन स्कीम के अंदर आने के लिए टोटल टर्नओवर जो होता है वो 1.5 करोड़ से क्या होना चाहिए, 1.5 करोड़ से कम होना चाहिए। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर हो रही है। फिर देखिए कि अगर कोई पर्सन गुड्स और सर्विस दोनों की सप्लाई करता है, क्योंकि देखिए कंपोजिशन स्कीम जो स्पेशली है वो किसके लिए है, गुड्स के लिए है। ये कंपोजिशन स्कीम और ये जो सिंप्लीफिकेशन स्कीम है उसकी बात करें तो उसके लिए सर्विसेज में है। ठीक है, तो कंपोजिशन स्कीम स्पेशली फॉर सप्लायर ऑफ गुड्स है, तो अगर कोई गुड्स का सप्लायर है, सिर्फ गुड्स ही सप्लाई करता है तो वो पूरा एलिजिबल है। ठीक है, इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए। लेकिन अगर कोई पर्सन गुड्स और सर्विसेज दोनों का सप्लायर है तो सर्विसेज जो है वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसका जो टोटल टर्नओवर है ना, उस टोटल टर्नओवर में जो सर्विसेज है वो 5 लाख से या फिर टोटल टर्नओवर के 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, वापस सुन लीजिए कि अगर कोई सप्लायर गुड्स और सर्विस दोनों की सप्लाई करता है तो उसे कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए उसकी जो सर्विसेज है वो 5 लाख या फिर उसके उसके जो टोटल टर्नओवर है उसके 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दोनों की कर रहा है तो फिर सर्विसेज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसमें गुड्स की जो सप्लाई है वो ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए, तो वो इस स्कीम का क्या ले सकता है, बेनिफिट ले सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉइंट नंबर 4, इन केस 1 and more बिजनेस। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर किसी पर्सन के एक से ज़्यादा बिजनेस है, ठीक है, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, उसके लिए जो पैन कार्ड होता है, सभी बिजनेस के रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए जो पैन कार्ड होता है वो क्या होता है, सेम होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो सबके लिए क्या होता है, सेम पैन कार्ड यूज होता है। तो ऐसे कंडीशन में उसके पास बिजनेस भी बहुत सारे हैं और बहुत सारे बिजनेस अलग अलग नाम से रजिस्टर्ड है, तो अलग अलग नाम से रजिस्टर्ड है तो वो इन कंसिडरेशन ऑफ जीएसटी अलग अलग पर्सन माने जाएंगे। तो ऐसा पर्सन अगर कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट लेना चाहता है तो वो किसी एक बिजनेस के लिए नहीं ले सकता, या तो उसको क्या करना पड़ेगा, सबके लिए स्कीम लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बात कह सकते हैं कि जो ये स्कीम है, ठीक है, ये स्कीम क्या रहेगी, सबके लिए एप्लीकेबल रहेगी, सब बिजनेस के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो स्कीम है एप्लीकेबल फॉर ऑल बिजनेसेस। ठीक है,
तो ऐसा पर्सन अगर इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहता है तो उसे सभी बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, कंपोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स पेड करना पड़ेगा सभी बिजनेसेस के लिए, ठीक है। पर्टिकुलर किसी एक बिजनेस के लिए वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि किसी एक या अधिक व्यवसाय पर सम्मिश्रण योजना लागू नहीं होगी, ठीक है। एक या एक से अधिक व्यवसाय पर लागू नहीं होगी, सब पर क्या होगी, एक साथ लागू होगी, ठीक है। सभी व्यवसायों के लिए एक साथ उसे क्या करवाना पड़ेगा, कंपोजिशन स्कीम के लिए करवाना पड़ेगा, अपना स्कीम सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सभी व्यवसायों को कंपोजिशन स्कीम में कर चुकाना होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। कोई पर्टिकुलर एक या एक से ज़्यादा बिजनेस पर नहीं कर सकते, ठीक है। सबके ऊपर, सभी व्यवसायों पर कंपोजिशन स्कीम एक साथ में लागू होगी, ये बात यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। ये बात वापस एक बार सुन लीजिए कि अगर किसी पर्सन के पास एक या एक से ज़्यादा क्या हो, बिजनेस हो और वो बिजनेस जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो तो वो बिजनेस अलग अलग पर्सन कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है, फॉर कैलकुलेशन एंड पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई पर्सन जिसका सेम पैन कार्ड बहुत सारे बिजनेस के रजिस्ट्रेशन में यूज हुआ है तो वो अगर किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए कंपोजिशन स्कीम को लेना चाहता है तो वो नहीं ले सकता, क्योंकि या तो उसे सभी बिजनेस के लिए वो कंपोजिशन स्कीम को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा और सभी बिजनेस का जो टैक्स है वो कंपोजिशन स्कीम में ही पेड करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात यहाँ क्लियर होती है, ठीक है। अब देखिए आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, सिंप्लीफाइड स्कीम के बारे में, ठीक है। आगे हम सिंप्लीफाइड स्कीम के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे सरलीकृत योजना। यहाँ तक आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ओके।